Good morning, students. Welcome to Shivaji Group of Institution online classes. बच्चों, this is your class 10th. Subject is computer. Today's topic is branching. आज का जो topic है वो हमारा branching है. Branching का मतलब क्या होता है? Group of statements or a single statements are executed based on condition. ठीक है, ये लाइन आपको मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ क्योंकि यही आपकी इम्पॉर्टेंट है. ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और सिंगल स्टेटमेंट यानी कि आपका जो स्टेटमेंट्स का समूह है या केवल एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है बेस्ड ऑन कंडीशन, वो किसी टेस्ट कंडीशन पर आधारित होती है. इट इज कॉल्ड द कंट्रोल स्टेटमेंट और ब्रांचिंग. इसको हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट या इसको हम लोग ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं. क्लियर है? एक बार मैं आपको इसके एग्जांपल्स बता दे रही हूँ. इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच केस, गो टू, ब्रेक एंड कंटिन्यू. ये आपके जो है इफ, स्विच और इफ एल्स और स्विच केस जो आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट्स या जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट होती है वो जनरली दो तरह की होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट एंड अनकंडीशनल. तो ये जो आपके हैं दीज आर द अनकंडीशनल branching statements. Clear? ये आपके जो है these are the unconditional branching statement and this is the conditional branching statements. Conditional branching statement. if else and switch case. ओके, अब आपका है कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता रही हूँ. कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब देखिए क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो उसको कहा गया है कि आप इस टॉपिक को रीड करिए या किसी चैप्टर को रीड करिए, तो वो क्या करता है जब वो चैप्टर को रीड करता है तो इन सीक्वेंस यानी कि वो पहली लाइन को पूरा रीड करेगा, फिर सेकेंड लाइन को, फिर थर्ड लाइन को. इसी तरह से सी लैंग्वेज में भी जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है या जो प्रोग्राम का जो क्रियान्वयन होता है वो सीक्वेंस में ही होता है. यानी कि पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद आपका सेकंड लाइन होगी एग्जीक्यूट, फिर थर्ड लाइन. लेकिन अगर कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर हमको कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमको स्किप कर जानी है. ठीक है, हम लिखेंगे सब पर उसमें से यानी कि कंट्रोल जो है वो जंप कर जाए. कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि जो आपका कंट्रोल वो होता है जो आपका जो सी प्रोग्राम में जो लाइंस लिखी है इनको एग्जीक्यूट करने के लिए. आप एक तरह से समझ सकते हैं वो एक जैसे हमारी आई है ना वो कहीं मूव कर रही है जिस तरफ, तो वैसे ही आपका कंट्रोल भी होता है. ठीक है, तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो कंट्रोल है वो जंप कर जाता है, स्किप कर जाता है कुछ लाइंस को छोड़ करके. ठीक, तो इसको हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं और कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम लोग ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं. ब्रांचिंग का पर्टिकुलर मतलब देखिए क्या होता है कि सपोज अगर मान लीजिए आपने कोई बर्ड देखी है, वो एक पेड़ पे बैठी है. एक पेड़ पे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं. ठीक है, सपोज मान लीजिए वो एक ब्रांच पे बैठी है. अगर मान लीजिए आपकी दिस इज अ ट्री, यहाँ पे इसकी बहुत सारी ब्रांचेस, यहाँ पे वो बर्ड आपकी इस जगह पे बैठी है. ठीक है, वो बर्ड अगर यहाँ बैठी है तो वो जो बाकी जो ब्रांचेस में वो नहीं दिख रही है, वो एक समय में सिर्फ एक ही ब्रांच पर बैठ सकती है. अगर वो इससे उड़ गई है और इस पे आ गई तो वो बाकी पे नहीं बैठी. ठीक है, तो यहाँ पर इसको ब्रांचिंग इसीलिए कहा गया है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं. यानी कि आपने जो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं लेकिन वो कंडीशन जैसे आपकी कंडीशन ट्रू और फॉल्स यानी कि कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो एक ब्रांच मतलब वो जो आपकी जो ब्रांचेस दी हुई है उनमें से किसी कोई एक ब्रांच या कोई एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आपका एग्जीक्यूट होगा. यहाँ पर सीधा मतलब सिर्फ इसका मतलब यही होता है. ठीक है, तो अब आपका क्या हुआ कि ये जो है आपका ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के एग्जांपल्स हैं ये आपके, और ये जो आपके हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के, और ये आपका अनकंडीशनल का. ठीक है, आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आपको इफ कंडीशन के बारे में बताऊंगी कि इफ स्टेटमेंट्स आपकी क्या होती है. ठीक है बच्चों, आपके सामने ये आपका इफ स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे दिखाया है. इफ स्टेटमेंट में ये इसका सिंटेक्स है और ये इसका फ्लो चार्ट है. इफ स्टेटमेंट में आपको लिखना क्या है, ऑलरेडी आपको पीडीएफ में नोट्स
नोट्स मिल चुके हैं, पर मैं इसको एक बार फिर बता दे रही हूँ। इफ स्टेटमेंट में आप लिखेंगे इट इज अ कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ठीक है, इट इज अ कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। इफ गिवन टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, यानी कि आपकी जो इफ के साथ जो टेस्ट कंडीशन दी, यानी कि ब्रैकेट में आप कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं। इफ गिवन टेस्ट कंडीशन इज ट्रू विद द ग्रुप विद द इफ स्टेटमेंट, आपका जो इफ के साथ दिया गया आपका जो ये कंट्रोल स्टेटमेंट, देखो मैं बार बार कंपाउंड स्टेटमेंट वर्ड बोलूंगी आपको, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में जो स्टेटमेंट्स दी होती है, दीज आर कॉल्ड द, ये आपका कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के बीच में यहाँ दो स्टेटमेंट्स हैं, तो ये हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट। कर्ली ब्रैकेट के बीच में आप चाहे एक स्टेटमेंट दीजिए चाहे एक से ज्यादा, उनको हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। इफ के साथ दी गई कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका क्या होगा, इफ के साथ दिया गया कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। इसको कंपाउंड स्टेटमेंट कह सकते हैं, इसको हम लोग ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कह सकते हैं। यानी कि अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल क्या करेगा, इसके बाद सिर्फ यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी ये लाइन्स एग्जीक्यूट होगी। तो यानी कि अगर आपका इफ के साथ दी गई कंडीशन ट्रू है तो कितनी स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होंगी, स्टेटमेंट 1 भी आपकी होगी, स्टेटमेंट 2 भी होगी, और चूंकि वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कर रहा है तो स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 आपकी चारों एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर आपका ऐसा होता है कि दी गई कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी कि दी गई कंडीशन फॉल्स है, तो कंट्रोल आपका क्या करेगा, कंट्रोल जो है वो जंप कर जाएगा, कंट्रोल जंप करके सीधे यहाँ पहुंच जाएगा। अब आपका चूंकि ट्रू नहीं है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इस कंडीशन में आपका ये तो ट्रू की कंडीशन हो गई, ठीक है, और अगर फॉल्स की कंडीशन आती है तो आपका सिर्फ स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने प्रोग्रामिंग तो पूरी लिखी, लेकिन क्या हुआ कि कुछ कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका 1 और 2 को वो स्किप कर जाएगा, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और हम लोग 3 और 4 एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, क्योंकि जहां तक आपने कर्ली ब्रैकेट में ये स्टेटमेंट्स बाउंड कर दी उनको वो स्किप करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। वैसे आपका फ्लो चार्ट में दिया है कि फ्लो चार्ट में ये जो बॉक्स है, डायमंड बॉक्स होता है, इसके 1 2 3 4 वेज हैं। आपने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रू का और एक फॉल्स का, हमेशा इफ के साथ ट्रू और फॉल्स होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 और 2 ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो वो क्या करेगा, इस ग्रुप से बाहर आ जाएगा और बाकी प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा इजी वे में बताती हूँ। सपोज मान लीजिए मुझे रेड पेन चाहिए, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आप बेटा आप जरा शॉप से रेड पेन ला दीजिए, रेड पेन नहीं मिला, आप वापस आ गए, ठीक है। अगर रेड पेन मिलता तो आप रेड पेन लेकर के आ जाते, ठीक है। तो ये हो गया कि मतलब नहीं मिला में आप कुछ और नहीं लेके आए, ठीक है, तो रेड पेन नहीं मिला आप वापस आ गए। अगर रेड पेन मिल जाता तो आप ये हो गए, सपोज रेड पेन आप लेके आ जाते और रेड पेन नहीं मिला तो आप वापस जो है आ गए हैं, आप लेकर कुछ नहीं आए। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये चीज हो गई। इसी तरह से आपका एक सेकेंड स्टेटमेंट का जो आपका इफ में जो सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज द इफ एल्स। सेकेंड आपकी स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट में इफ के साथ भी के साथ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है और एल्स के साथ भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा रेड पेन ले आइएगा, ठीक है, हमने ये भी आपको एक ऑप्शन दे दिया कि अगर रेड पेन ना मिले तो आप पिंक ले आइएगा। तो आप उसके पास अगर रेड पेन भी है और पिंक है तो आप पिंक नहीं लाओगे, कंडीशन आपकी है कि आपको रेड पेन ही लाना है। अगर रेड उसने कहा कि नहीं है तब आप पिंक लेके आओगे ना, एल्स की कंडीशन ये होगी, ठीक है। तो यानी कि एल्स आपका इफ के साथ दिया हुआ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट का समूह कब एग्जीक्यूट होगा, जब इफ के साथ दी गई टेस्ट कंडीशन या कंडीशन ट्रू है, सत्य है। एल्स के साथ दिया गया ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है। सबको ये बात समझ में आ गई? मैं इसका
आपको सिंटैक्स और इसका फ्लो डायग्राम मैं बता रही हूँ। नाउ स्टार्ट इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स का ये आपका सिंटैक्स है, ये इसका फ्लो डायग्राम है। इफ एल्स में आप इस तरह से लिख सकते हो, इट इज अ कंडीशनल बाई डायरेक्शनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। इसको बाई डायरेक्शनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें ट्रू और फॉल्स दोनों में आपका मतलब अगर ट्रू है तब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स कौन सी एग्जीक्यूट होंगी, और जब फॉल्स है तब आपकी कौन सी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, यानी कि दोनों में ही आपके स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग बाई डायरेक्शनल कह सकते हैं, यानी कि इसमें दो ऑप्शंस हैं स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट करने के। अब देखिए इसमें क्या है, सपोज आपने इफ के साथ गिवन टेस्ट कंडीशन ये आपकी है, तो इफ के साथ दिया गया टेस्ट कंडीशन कब ट्रू होगा? जब आपका इफ कंडीशन ट्रू, यानी कि व्हेन इफ कंडीशन इज ट्रू गिवन, इफ कंडीशन इज ट्रू विद द इफ कंडीशन का ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, यानी कि आपकी इफ के साथ दिया गया ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या इफ के साथ दिया गया जो आपका ये कंपाउंड स्टेटमेंट है ये आपका एग्जीक्यूट होगा। कब? आपके इस यहाँ पे अगर ये इस जगह पे कब आएगा? जब आपकी इफ कंडीशन ट्रू है। अगर आपके इफ टेस्ट कंडीशन इज फॉल्स, कंट्रोल जंप्स टू द एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, आपका जो कंट्रोल है वो कहां पे जंप कर जाएगा? फॉल्स में। कंट्रोल जंप्स टू द एल्स कंडीशन, एंड विद द एल्स कंडीशन यहां पर जो भी आपकी स्टेटमेंट्स दी हुई है, स्टेटमेंट 3 and 4 आर एग्जीक्यूटेड। ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन इन सब में आप देखिएगा कि जैसे आपकी टेस्ट कंडीशन, सपोज यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन दी थी और ये टेस्ट कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो स्टेटमेंट 1 2 आपकी एग्जीक्यूट होगी, और स्टेटमेंट 1 2 के बाद आपका क्या, ये स्किप कर जाएगा। यहाँ ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, और कंट्रोल कहाँ पे जंप किया? इस जगह। तो यानी कि आपकी स्टेटमेंट 1 2 और स्टेटमेंट x एग्जीक्यूट हुई, जो कि यहाँ पे भी देखिए दिख रहा है। इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पूरा ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा, और इसके साथ आपकी स्टेटमेंट एक्स यानी कि जो मेन प्रोग्राम की है। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपका कंट्रोल जो है वो एल्स पे जंप कर जाएगा, यानी कि आपका फॉल्स वाले में आपका 3 4 स्टेटमेंट दिया हुआ, तो ये वाला ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, और इसके बाद जो कंट्रोल है वो स्टेटमेंट एक्स पर। इसमें भी यही दिया हुआ है कि सेम बिल्कुल इसको देखकर ही फ्लो चार्ट बना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट एक्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो आपने देखा क्या कि हमने अपने प्रोग्राम में तो दोनों इफ के भी स्टेटमेंट्स लिखी है और एल्स की भी, लेकिन क्या हो रहा है कि कोई एक ही जो है वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या एक ही स्टेटमेंट का समूह जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, या तो इफ के साथ का एग्जीक्यूट होगा या एल्स के साथ दी गई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो इसीलिए हम लोग इसको ब्रांचिंग कहते हैं। ब्रांचिंग में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ब्रांचिंग में क्या होता है, अगर बर्ड एक समय में सिर्फ एक ही ब्रांच में बैठ सकती है, यहाँ पर भी यही है कि आपका या तो इफ एग्जीक्यूट होगा या एल्स एग्जीक्यूट होगा। इफ और एल्स दोनों एक साथ स्टेटमेंट्स कभी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं आपको बता रही हूँ इफ एल्स का एग्जाम्पल। नाउ स्टार्ट। आपका ये एग्जाम्पल है, सी प्रोग्राम का एग्जाम्पल है, जिसमें कि आपको कोई एक गिवन नंबर है, एक आपको नंबर है, उसको आपको चेक करना है कि नंबर इज इवन और ऑड। टू चेक द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। आपका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल। टू चेक द given number is even or odd। आपको ये चेक करना। ठीक, ये एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हमारी ये जो दो लाइन्स है, these are two lines, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एंड हैश इंक्लूड कोनियो डॉट, सॉरी कोनियो डॉट, ये दोनों आपकी जो है वो डॉट एच लगा है, these are the header files।
ये दोनों आपकी हेडर फाइल्स हैं और हेडर फाइल्स को हम अपने प्रोग्राम में, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये हैश इंक्लूड इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हम लोग अपनी जो आपकी लाइब्रेरी फाइल्स है, जिनको कि हम लोग हेडर फाइल्स कहते हैं, वो हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्लियर? वॉइड में यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट ये आपका डेटा डिक्लेरेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। हमने प्रोग्राम में हम लोग जितने वेरिएबल्स देंगे वो यहाँ पे क्लियर करेंगे। हम लोगों ने इंट एक्स लिया, एक्स हमारा एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप है। क्लियर? CLR SCR, CLR SCR का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। जब आपका रिजल्ट आएगा तो पूरी स्क्रीन जो है वो आपकी, जब रिजल्ट है, जब आप एंटर एनी नंबर, तो पहले आपका जो भी प्रीवियस स्क्रीन पे लिखा होगा वो पूरा स्क्रीन आपका क्लियर होगा। ठीक है? CLR SCR ये आपका एक लाइब्रेरी फंक्शन, ये देखिए सिंबल बना है ना ये ब्रैकेट्स का, तो ये होता है फंक्शन का सिंबल, और ये आपका ये conio.h हेडर फाइल में स्टोर रहता है। ये सारा आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ये फंक्शंस हैं वो किस हेडर फाइल में स्टोर होते हैं। अब आपका आया printf। printf इट इज अ आउटपुट स्टेटमेंट। ये एक आउटपुट स्टेटमेंट होती है जो कि आपके इसमें आप इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आपने लिखा हुआ है टेक्स्ट, दिस इज द स्ट्रिंग कांस्टेंट, वो जैसा लिखा है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही स्क्रीन पे आएगा। तो जैसे मान लीजिए आपने एंटर एनी नंबर लिखा है, तो जैसे ही आपने एंटर एनी नंबर के बाद आपका स्कैन, ये आपका इनपुट स्टेटमेंट है। इनपुट स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपने $x आपने एक वेरिएबल दिया है, तो वो कीबोर्ड से सिर्फ एक वेरिएबल को स्कैन करेगा। ये जो आपका %d होता है, ये फॉर्मेट होता है कि वो कैसी वैल्यू स्कैन करेगा। ठीक है? एम्परसेंड साइन यूज जो लगा होता है, दैट मींस कि स्कैन करने के लिए ही है वैल्यू को कीबोर्ड के थ्रू। तो आपने इस तरह से यहाँ लिखा। तो अब अगर मान लीजिए आपने 5 दिया है, सपोज दैट आपने 5 दिया है, तो वो वेरिएबल जो है वो x में अपने आप ही वैल्यू जो है वो 5 स्टोर हो जाएगी। ठीक है? अब आपका क्या x, ये x रिमाइंडर साइन 2, ये जो रिमाइंडर साइन होता है, देखो x डिवाइड 2 और x रिमाइंडर 2, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है? अगर मान लीजिए आपने 5 डिवाइड 2 लिखा और इसमें 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 4, यानी कि आपका जो क्वोटेंट है वो आएगा यहाँ पे, और 5 डिवाइड 2 ये परसेंट साइन जो होता है वो रिमाइंडर के लिए, तो जो शेष बचता है वो इसमें आएगा। ठीक है? हम लोगों को जब हम लोग इवन और ऑड चेक करते हैं तो हम लोग हमेशा उसका रिमाइंडर पोर्शन ही देखेंगे ना, कि मान लीजिए हम लोग ऐसे जो जनरल हम लोग वर्ड्स में कहते हैं ना, जो नंबर 2 से पूरे पूरे डिवाइड हुए उनको हम लोग इवन नंबर कहते हैं, उनको हम सम संख्याएं कहते हैं। जो नंबर आपके 2 से पूरे डिवाइड नहीं होते, यानी कि जिनका शेष 1 बचता है, वो नंबर्स क्या होते हैं आपके? वो आपके विषम संख्याएं या वो ऑड नंबर्स होती हैं। यही चीज होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को बस यही चेक करना है। हम लोगों ने जो नंबर आपका था, सपोज मैंने वो 5 नंबर दिया था, वो 2 से डिवाइड हुआ, ये डबल इक्वल है। इस डबल इक्वल का मतलब क्या है? ये जो डबल इक्वल साइन होता है, दिस इज कॉल्ड द कंपैरिजन ऑपरेटर। इक्वल जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, पर डबल इक्वल जो है वो आपका कंपेयर करने के लिए। तो जो इसकी वैल्यू आएगी, जो भी इसका आंसर आएगा, और जो इस सपोज इसका आंसर जब आपने डिवाइड किया तो इसका आंसर आया 1, कंपेयर हुआ 0 से, दोनों इक्वल तो नहीं है, तो क्या होगा? आपका जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका इस कंडीशन से कंपेयर होगा। यही आपकी टेस्ट कंडीशन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो आपका अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो आपका क्या प्रिंट करेगा? नंबर इज इवन। यहाँ पे हमने चूंकि 5 दिया है तो ये 1 आ रहा है, 1 जो है यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 आ रहा है तो ये दोनों इक्वल तो है ही नहीं, तो आपका इफ के साथ दी गई कंडीशन आपकी क्या होगी? वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। फॉल्स में हमारा कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है? फॉल्स में हमारी एल्स के साथ वाली दी गई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। तो हमने एल्स के साथ लिखा है नंबर इज ऑड। अगर 1 आ रहा है तो वो सीधी सी बात है वो ऑड होगा, तो वो एल्स में हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर इज ऑड, और हमने प्रिंट एफ में इन्वर्टेड कॉमा में नंबर इज ऑड लिखा है, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो मैसेज हमारा, अगर मैंने यहाँ पे आपका स्क्रीन पे जो वो आपका सबसे पहले आपसे ये पूछेगा एंटर एनी नंबर, आपने ये लिखा है, आप बस कर्सर यहीं पे रुका रहेगा। आपने अगर 4 दिया है तो क्या करेगा? 4.2 रिमाइंडर आपका क्या आएगा? 0 आ जाएगा रिमाइंडर, शेष 0 आएगा, तो ये 0 से मैच कर रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? नंबर इज
तो आई थिंक आप सबको ये क्लियर हो गया है प्रोग्राम एग्जाम्पल से कि इफ और एल्स स्टेटमेंट को हम लोग कैसे यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड वी विल continue next class and the topic is switch and case system.